माता पिता जी किसान हैं और परिवार में हम 7 बहन भाई है। खाने का भी बहुत अच्छा एक कुक टाइप था, तो मतलब खाना भी बहुत बढ़िया ही स्वादिष्ट बना देता था। तो मतलब जुगाड़ का तो एक्सपर्ट ही था शुरू से ही। 6ठी क्लास से भी गांव में छोटे बड़े काम करना है। दादाजी मजदूरी करते थे, उसकी जो चटपटी बनाने का काम करते वो मजदूरी लानी है। फिर कभी कभी सब्जी किसी भी अवकाश के दिन बटाटू से ला के बेचनी होती है। दादाजी यहाँ होटल चलाते थे, उस होटल पे भी मैं कुछ दिन के लिए यहाँ 9th-10th में आया तो यहाँ ट्यूबवेल हो गए भीमडाम काफ़ी, तो ट्यूबवेलों पे मजदूरी करनी शुरू कर दी। शनिवार रविवार को जब भी छुट्टी होती। फिर 2008 में जब मैंने 10th करी तो गर्मियों की छुट्टियों में जोधपुर भी गया, 3-4 महीने फैक्ट्रियों में काम किया। और 10 के बाद में 9 के बाद में करीब जगदीश जी की लाइफ में आने के बाद में मेरे को इस प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। एक कंदोई के साथ काम करने की रात भर काम किया था। उसने मेरे को 1500 रुपये हाजिर दी गई थी और सर ने कहा कि ये अंतिम और लास्ट काम है, आज के बाद में तो कभी ज़िंदगी में इस प्रकार काम करने नहीं। पुट्टों पर कमा के हमारे जीवन बिता करके और दुख सुख देख करके इनको पढ़ाई कराई। कोई गाड़ी साधन नहीं मिलता, पैदल पैना या साधन के साइकिल ऊपर जाना या मजदूरी करनी या कहीं भी दूसरी जगह जाता तो 10 रुपया 20 रुपये की मजदूरी ही नहीं तो पेट गुजारा। तो हमने किसी से उतारा लाया तो किसी का ही दुख दुखाए कर लाया नहीं, क्योंकि हम गरीब है। गरीब के लिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि लॉटो की दवाएं सब जगह चलती है, पर भाई गरीब की दवाएं किधर भी नहीं। हमारी सहाय किनियन एडी जो को गरीब है ने गरीब की सहायता करो। लॉटो तो वे तो वो ढूंढा मारे वे जटी भी ने सहायता दे रही, माड़ी पड़ दे रही, चलती नो गाड़ी पड़े नो घटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, मैं इस वक्त भीमडा गांव में आया हूं, जिनका पवन कुमार प्रजापत से मिलने के लिए, जो कि आरएस परीक्षा 2021 के दौरान उनका 117वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ है। तो पूरे गांव में खुशी का माहौल है। साथ ही तहसील स्तर पर उनका सम्मान किया जा रहा है, जगह जगह उन्हें बुलाया जा रहा है और इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए। तो इसी तरह मैं भी उनके गाँव आया हूँ और उनके घर पर मिलने आया हूँ। इनका घर भीमडा से 1 किलोमीटर दूर है, जो कि एक गाँव में बसा हुआ है, टीलों के बीच में घर है। और वास्तव में उनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितने संघर्ष करने के बाद वो इतनी पोस्ट पर आज आए हैं। तो कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उनके जीवन के बारे में जानते हैं और उनके संघर्ष की कहानी उनसे ही सुनते हैं। तो पवन कुमार जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर। सबसे पहले आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दीजिए। मैं जो भीमडा ग्राम पंचायत जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करता हूँ। माता पिता जी किसान हैं और परिवार में हम 7 बहन भाई है। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भीमडा से हुई है और सेकेंडरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो अभी सीनियर सेकेंडरी है भीमडा से हुई है। और सीनियर है जो मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बटाडू से हुई है। बाकी ग्रेजुएशन है जो मेरी प्राइवेट करी है मैंने। अच्छा, आप तो बहनों में सबसे बड़े भाई हैं या छोटे? मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में। सब बहन भाई मेरे जो छोटे हैं सबके सब। पारिवारिक स्थितियाँ? फैमिली के बैकग्राउंड है जो किसान परिवार से रहा है और इकोनॉमिकली थोड़ी सी दिक्कत तो रही है, शुरू से समस्या तो रही है। जैसे ही 12th करी मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाटाडू से, उसके बाद में मैंने सबसे पहले पटवारी 2011 का एग्ज़ाम दिया और इसी दौरान मेरे गुरुजी थे स्वर्गीय जगदीश सिंह जी, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा। फिर मेरे अंदर एक समझ विकसित हो गई कि किस प्रकार अपना कैरियर बनाना है और किस प्रकार मेरे को मतलब किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। इसी दौरान शादी हो जाती है 2010 में और फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता हूँ। 2011 में जैसा कि मैंने बताया पटवारी की एग्ज़ाम दिया, उसमें असफल रहा मैं और उसमें थोड़ी सी मेरी खुद की भी त्रुटि रही थी, क्योंकि 2 बबल किए हुए वो सही भर नहीं पाया था OMR सीट में। उसके बाद में एग्ज़ामों की तैयारी करता रहा। पहली जो जॉब थी मेरी 2011-12 के अंदर आर्मी में आर्टिलरी ऑफिस है जो महाराष्ट्र में नासिक, वहाँ मेरी जॉब लगी थी।
उसके बाद में मेरा रेलवे में गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में 2016 में मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया। क्योंकि मैं आर्मी से तो छोड़ के आ ही गया था। उसके बाद में जब गैंगमैन था और पटवारी था तो मैं जगदीश जी सर के साथ ही रहता था, उनके साथ बाहितू रहता था और घर पे अधिकतर टाइम उनके साथ ही गुजारता था। और वो भी 2010 बैच के लेक्चरर थे और इससे पहले 2008 और 2010 और 2012 के RAS के इंटरव्यू दे चुके थे। इस वजह से मेरे अंदर एक समझ विकसित हो गई थी कि RAS किस प्रकार बना जा सकता है। इसी दौरान मैंने EORO के एग्ज़ाम की तैयारी करी। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ राजस्थान में 4थी रैंक से और 2016 से मैं RO पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। 2 साल इससे पहले बाड़मेर रहा हूँ, पाली रहा हूँ, बालोतरा रहा हूँ और फिर उसके दौरान मैंने RAS की तैयारी शुरू करी। तो जैसा कि आपने बताया कि स्वर्गीय जगदीश सिंह से मिलना हुआ, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में आपका ही मिलना क्यों हुआ और आगे कैसे बढ़े, उनके साथ कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं आगे बढ़कर? एक्चुअल हुआ ये था कि मेरा एक फ्रेंड था पृथ्वीराज, उसके ज़रिए मैं बाटाडू रहना शुरू हुआ। उससे पहले मैंने एक बार स्कूल छोड़ दी थी 10th के बाद में। फिर जगदीश जी ने मेरा एडमिशन करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका बाटाडू में निभाई। उसके बाद में मैंने कहा सर मैं आपके साथ रहना शुरू होऊंगा। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये ठीक है पढ़ाई में, और सिंसियर भी था। हालांकि मैं शुरू से काफ़ी सिंसियर था जब मैंने 10th पास करी उसके बाद में। और एक समझ भी विकसित हो चुकी थी कि अपने परिवार को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार आगे अपने को खुद को मतलब डेवलप करना है। तो उसके बाद में मेरा जगदीश जी से संपर्क शुरू हुआ। फिर जगदीश जी ने मेरे को, अपने भाई साहब थे ग्राम सेवक हुमाराम जी, उनके साथ बाटाडू रखा। 2 साल में 11th-12th में उनके साथ रहा। फिर मैंने BSTC की तैयारी करी उनके घर पे रह के। STC में सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग में था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो मेरी ज़िंदगी में एक मसीहा बन के आए और उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा। और सिंसियरिटी, और दूसरी बात ये थी कि मैं खाना बनाने का भी बहुत अच्छा एक कुक टाइप था। तो मतलब खाना भी बहुत बढ़िया ही स्वादिष्ट बना देता था। तो हालांकि उनका 1% भी लालच नहीं था कि खाना बनाने के लिए साथ रखा जाए, परंतु थोड़ा सी अपनी हुनर तो मेरे अंदर था ही। तो इस वजह से भी ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। अच्छा, इससे पहले आप किन किन जॉब से होकर गुजरे हैं? जैसे आपने बता दिया कि नौकरी तो बता दिया है, लेकिन आप गांव के अंदर कौन कौन से खेती का कार्य हो या आसपास की मजदूरी हो, इस प्रकार का आपने क्या जुगाड़ किए होंगे? जुगाड़ तो मतलब जुगाड़ का तो एक्सपर्ट ही था शुरू से ही। 6ठी क्लास से भी गांव में छोटे बड़े काम करना है। दादाजी मजदूरी करते थे, उसकी जो चटपटी बनाने का काम करते हैं वो मजदूरी लानी है। फिर कभी कभी सब्जी किसी भी अवकाश के दिन बाटाडू से ला के बेचनी होती है। दादाजी यहाँ होटल चलाते थे, उस होटल पे भी मैं कुछ दिन के लिए यहाँ, उस टाइम क्या कोयले की गाड़ियाँ चलती थी, सीधी बालोतरा के लिए जाती थी। तो उस टाइम दादाजी ने एक होटल खोली थी, लगभग करीब 3 साल वो होटल चली थी। तो होटल पे भी काम करता था, सामान बाटाडू से लाना उस होटल के लिए। इस प्रकार काफ़ी काम किए। फिर 9th-10th में आया तो यहाँ ट्यूबवेल हो गए भीमडाम काफ़ी। तो ट्यूबवेलों पे मजदूरी करनी शुरू कर दी, शनिवार रविवार को जब भी छुट्टी होती। फिर 2008 में जब मैंने 10th करी तो गर्मियों की छुट्टियों में जोधपुर भी गया, 3-4 महीने फैक्ट्री में काम किया। और उसके बाद 2010 के बाद में 9 के बाद में करीब जगदीश जी की लाइफ में आने के बाद में मेरे को इस प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। एक बार मुझे याद है कि मैं बाहितू रहता था जगदीश जी के साथ, 2011 की बात है। उस टाइम एक बार मैं गया था एक कंदोई के साथ काम करने, रात भर काम किया था। उस टाइम मेरे को 1500 रुपये हाजिर दी गई थी और सर ने कहा कि ये अंतिम और लास्ट काम है, आज के बाद में तो कभी ज़िंदगी में इस प्रकार काम करने नहीं चाहिए। अच्छा, ये मैंने काव्य पहले सुना था। और अब आपको बताना चाहूँगा कि आपने बताया कि दादाजी ने आपके होटल खोली थी। अब आपके बिज़नेस के आइडिया नहीं आए, आपको पढ़ाई का मन कैसे लगा? RS बनना, बिज़नेस के आइडिया होते हैं ना होटल से। अरे नहीं, होटल तो सिर्फ जुगाड़ के लिए थी, ऐसा कोई बिजनेस वाली बात थी नहीं। क्योंकि बिजनेस की माइंड में तब आता कुछ पैसे हो। बिजनेस के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट और पैसा सही होता है। और दूसरी बात, एक होटल थी तो सिर्फ चाय की होटल थी और खाने की थी। तो कभी कभार ठीक है, दिन में 1-2 थाली चली जाती थी या फिर 2-4-10 चाय बिक जाती। उससे मतलब एक गुजारा टाइप हो जाता था, मतलब परिवार के लिए। मतलब इस प्रकार का था। दादाजी बहुत मेहनती
थे और यूँ करीब 3 साल तक वो होटल चली थी। उसके बाद में क्या है कि कोयले की गाड़ियाँ किसी कारण वजह से यहाँ से बंद हो गई थी जानी, तो इस वजह से वो होटल भी हमें बंद करनी पड़ी। आखिर आपने ये कब से तैयारी करनी शुरू की है और आरएस का मन में विचार कब और कैसे आया है? मैंने जैसा कि आपको बताया, जगदीश जी सर आरएएस की तैयारी करते थे, आरएएस का एग्ज़ाम देते थे। उन्होंने 2008, 12 और 10 का इंटरव्यू दिया था। और उनके जो साथी थे, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, जी आराम जी है, बाबूर लाल जी है, CTO साहब है, जी आराम जी ने 2 IAS इंटरव्यू भी दिए हैं, नवीन जी सर थे, सतीश जी जो प्रधान सारे लगे हुए हैं वो है, मतलब एक बायतू में एक मोटाराम जी एडिशनल SP साहब है। मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो उस ज़माने में युवाओं का 2010 के आसपास 12-13 लोगों का, तो सभी आज मतलब डंकी पोस्टों पे है, चाहे मोटाराम जी एडिशनल SP साहब हो, तो उनके साथ रह कर वो पढ़ाई करते थे। जालम सिंह जी जैसे नाम लें प्रिंसिपल सर का, तो मतलब पढ़ाई करते थे और एक खुशनुमा माहौल था। तो मेरे माइंड के अंदर भी RS के प्रति एक समझ विकसित हो गई। और मेरी लाइफ के आइडियल जो पर्सन रहे हैं वो गुमना राम जी रहे थे, जो अभी एडिशनल SP लगे हुए हैं, क्योंकि वो 1997 में 3rd ग्रेड टीचर लगे और 2011 में वो DY SP बने। तो मेरे को भी मन में आया कि अगर अगला इंसान 13-14 साल मेहनत करके कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ा योगदान माता पिता के साथ अनेक, आपने वैसे बताया स्वर्गीय जगदीश सिंह, और किसी का महत्वपूर्ण योगदान उनके बारे में बताइए। सबसे बड़ा तो योगदान मेरे स्वर्गीय गुरुजी जगदीश सिंह जी का था। उसके बाद में 2019 में मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। 18 में जब जगदीश जी 19 में एक्सपायर हो गए उनके फैमिली में, तो इस वजह से मैं टूट सा गया था एक बार। तो उसके बाद में मेरे एक बहुत प्रिय मित्र है खेमाराम जी, जो भी लेक्चर लगे हुए हैं उनका, और उनके जगदीश जी के बड़े भाई साहब खुमाराम जी, और बाकी जो मित्र मंडली बाइतू की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। इस वजह से मतलब मैं खुद को स्टैंड कर पाया, क्योंकि नर्वस था लगभग 5-6 महीने तक, यूँ चिंता में भी बहुत ज़्यादा डूबा सा रहा। खुद को मतलब खोया खोया सा लगने लगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ समाप्त हो चुका है। अब युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि अब बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन युवा परेशान होकर आखिरकार वो अपना काम करने पर लग जाते हैं। पहले से कम उम्र के अंदर कुछ स्थितियां बन जाती हैं, कुछ बेरोजगारी उसकी वजह है, तो उनके आप क्या प्रेरणा स्रोत बनेंगे? मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है, परंतु अगर आप किसी भी सेक्टर में, केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल किसी नौकरी के पीछे ही लगें। जिस किसी भी सेक्टर में, मान लो आपकी कोई परिस्थितियाँ रही है, कमठे पे मजदूरी कर रहे हैं, तो आप में अगर योग्यता है और आप में काबिलियत है काम सीखने की, तो आप 6 महीने में कारीगर बन जाओगे। और कारीगर से आने वाले टाइम में ऐसा एस्टिमेटेड आप में माइंड में है तो आप ठेकेदार बन सकते हो। चाय की होटल चलाने वाला इंसान भी हमने कई जगह देखे हैं कि वो लखपति है, करोड़पति है। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा निवेदन ये है कि आपके पास जो अभी जो जीवन मेला है बहुत प्यारा है। आपके माँ बाप जिस दौर से भी गुजर रहे हैं, या फिर वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, जैसी भी परिस्थिति है, आपको एक माहौल प्रदान कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपना 100% देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज के ज़माने में जो कंपटीशन है, जितनी भर्तियाँ आ रही है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो केवल पढ़ने वाले उसमें एस्टिमेटेड बच्चे हैं जो लगभग 1 लाख के आसपास है। बाकी 9 लाख जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माना जो सोशल मीडिया का हो चुका है, बच्चे उसमें मशगूल है। कुछ बच्चे हैं जो कुछ गलत लाइनों में, नशा तस्करी वगैरह इनमें चले जाते हैं, नशेड़ियों को आइडियल मारना शुरू कर देते हैं। तो युवाओं में थोड़ी सी मतलब पथ भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेहनत करता है आदमी, संघर्ष करता है, तो नो डाउट 100% वो अपने सेक्टर में सफल होता है। और यही चीज़ उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी तैयारी करें, मान लो सब RS बने नहीं बने, पटवारी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, कांस्टेबल, जो भी तैयारी करें उसमें खुद को 100% समर्पित करें। अगर 100% आप लगते हैं तो एक दिन सफलता आपके ज़रूर कदम चूमेगी। क्योंकि होता ये है कि बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। हकीकत बात ये है, अगर रात दिन एक करके लगे तो इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैंने एक, मेरे यहाँ फ्रेंड है, अभी कल ही ज्वाइन किया उन्होंने, लेक्चरर पोस्टर, उनको देखा, वो जसराज जी नाम है, वो मतलब मेरे से लगभग 10-12 साल बड़े थे।
और मेडिकल भी चलाते थे, मजदूरी भी करते थे, काम भी करते। उनके मिसेज शायद सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई शुरू करी। मैंने मतलब एक स्तब था कि जसराज जी लेक्चरर बन गए और पोसाल ज्वाइन किए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी उम्र में भी अगर आदमी कर सकता है तो हम युवाओं के लिए, बच्चों के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, कि जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चे हैं बेरोज़गार जो युवा हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो जो करना चाहते हैं 1 लाख बच्चों, जो आपने टारगेट बताया है कि 1 लाख बच्चे तैयारी करेंगे और 1 लाख के बीच में कंपटीशन रहने वाला है, तो उन युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाएं। एक सिलेबस है जो किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे RAS का हो, चाहे आप दूसरी भर्ती का भी हो, एक टाइम टेबल को बनाते हुए उस सब्जेक्ट को अलग अलग भागों में बांटे, सिलेबस को हर टाइम अपनी बुक पे रखें, किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उस पर ज़्यादा टाइम दें, किसी चीज़ को छोड़े नहीं, ज़्यादा मेहनत करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 मिनट भी कंपटीशन के दौरान फालतू का आप ज़ाया नहीं करें, 2 मिनट भी ज़ाया नहीं करें। और विशेषकर एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले तो आपको किसी भी एक कंडीशनल चीज़ अलग है, इमरजेंसी, बाकी किसी भी सूरत में आप 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि मैंने जब भी RAS वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी करी है या EORO की करी है, मैं हमेशा घर छोड़ के गया हूँ। लगभग 3-3, 4-4 महीने मेरा फ़ोन बंद रहा है। जैसा RAS का मैं बताऊँ आपको, मेरे एक फ्रेंड है, वो मैंने नाम बताया कि हमारा जो साथ थे, मैंने लगभग 2-3 महीने तक फ़ोन बंद किया था। तो मैं स्क्रीन जो लॉक है वो भूल गया था, तो आखिर उसको पैटर्न को तोड़वाना पड़ा। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको अगर इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम को आप ज़ाया नहीं करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो एक RAS में ठीक है 170वीं रैंक मिल गई, मेहनत काफ़ी टाइम से करी है, बैठ गया। पर बहुत सारे युवा भी है, जैसे जगदीश जी बांगड़वा का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, IPS है, अच्छे मित्र भी है मेरे। वो आप देखो बहुत कम उम्र के अंदर IPS बन गए, और वो कह रहे थे कि जब तक मैं बना था मेरे पास केवल कीपैड फ़ोन था। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खूब है, आप ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो, जो चीज़ आप चाहते हो, वो एक समय के बाद में 100% मिलेगी। आप सोशल मीडिया पे मान लो एक्टिव होना चाहते हो, तो उसके बाद में आप हो जाओगे, आपको लोग जानना शुरू करेंगे। उससे पहले आप समय से पहले किसी चीज़ की मान लो चाहत रखते हैं तो वो गलत है। नहीं तो वो चीज़ अभी पालोगे पर जीवन भर आगे समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। प्रशासन में आने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी गांव के लिए, या फिर जहां पर भी आपको जहां पोस्टिंग मिलेगी तो वहां आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपना एक्शन मोड? मेरा हमेशा मतलब जैसे मैं बताऊं आपको, नौकरी मैंने 3 साल पटवारी की भी करी है, पब्लिक डीलिंग की है, चाहे आ रहा हूँ काफ़ी वर्षों से। मेरा हमेशा ये रहता है कि समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा भुगतना नहीं पड़े। क्योंकि जो आदमी पावरफुल है या फिर शक्तिशाली है, वो आदमी तो आपको किसी अप्रोच से भी अपना काम करवा सकता है, परंतु उनका काम होना चाहिए। मैं कई बार ऐसे काम मैंने करने की कोशिश की है। जैसे मैं पटवारी था, 3 साल बोर्ड हुआ था, वहाँ लगभग 1 साल में 400-500 म्यूटेशन लोगों के पेंडिंग थे, वो किए थे। बाड़मेर था कोविड काल में, तो कुछ जैसे भिखारी लोग थे, बहुत गरीब थे, भिखारी टाइप हो गए थे, जिनको जाने के लिए ट्रेनें नहीं मिली थी, तो उनकी काफ़ी हमने एक टीम स्तर पे हेल्प करी और बढ़िया काम किया। और कई बार प्रशासन में रहते हुए जन जन की जो सुविधाएं होती है, गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने स्तर पे बेहतर कोशिश करें, बाकी सब रिजल्ट है जो ईश्वर के पास है। अंत में 2 पंक्तियां कहकर अपनी ओर से उन युवाओं को सुना दीजिए जो आपका इस समय इंटरव्यू देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत कर रहे मानवी मेहनत रखे मान, मेहनत बिना रीजे नहीं गुरु धनी भगवान। तो कहने का मतलब है, अगर आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेहनत के बगैर कोई मान नहीं है दुनिया में कि मेहनत कर रहे मानवी मेहनत रखे मान, मेहनत बिना रीजे नहीं गुरु धनी और भगवान। मतलब आप के कितने ही किसी के प्यारे हैं, परंतु फिर भी मेहनत के बिना गुरु और अपने माता पिता या भगवान कभी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो। और दूसरा ये है कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, लगे रहें जिस भी सेक्टर में। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी क्षेत्र में आप कोई, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप IAS बनो, RAS बनो,
आप कलेक्टर बनो, आप पटवारी बनो, ग्राम सेवक, ये ज़रूरी नहीं है। जिस भी सेक्टर में आप दिल लगा के उस पर मेहनत किया। आप खेती कर रहे हैं तो खेती में भी हर चीज़ को बारीकी से देखिएगा। हर चीज़ को, जैसे मान लो कृषि है तो बीज कब बोना है, बीज को किस प्रकार देना है, कितनी दवाई देनी है, कितने परसेंटेज कितना होता है, मतलब हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप हर चीज़ आराम से। कोई लकड़ी का काम कर रहा है कोई आदमी, तो धीरे धीरे वो अपने आप से अपनी गुणवत्ता हासिल कर लेता है। ये 100% तय है कि आप अगर किसी भी सेक्टर में विशेषज्ञता जब तक हासिल नहीं कर पाओगे तब तक आपकी पूछ नहीं होगी। तो विशेषज्ञता हासिल करें। नौकरी देकर केवल आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, और हालांकि समाज में रह के काफ़ी जनहितैषी काम, पब्लिक डीलिंग की सर्विस में कर सकते हैं, परंतु फिर भी एक अगर उद्योगपति बनता है, एक अगर अच्छा ठेकेदार बनता है तो काफ़ी लोगों को वो रोज़गार भी देता है। और कोई भी सेक्टर हो, आप विशेषज्ञता हासिल करें। बगैर विशेषज्ञता के इस आधुनिक दौर में आपकी कोई पूछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पवन कुमार प्रजापति है, जो कि भीमडा से उनका 1 किलोमीटर घर दूर है, और उनके गांव में इस समय हम मौजूद हैं। हालांकि अब हरा भरा है, पूरे ट्यूबवेल हैं, लेकिन इनकी स्थितियां थी उसके अनुसार ये ट्यूबवेल नहीं करा पाए। ट्यूबवेल हैं वो नहीं करा पाए, लेकिन पूरे गाँव में अगर हम देखें तो हरियाला का इस समय माहौल छाया हुआ है। लेकिन इनके अभी तक ट्यूबवेल क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी जो परिस्थितियाँ थी, ट्यूबवेल में जो खर्चा है वो बहुत आता है, परिस्थितियों के हिसाब से ये ट्यूबवेल नहीं करवा पाए। हालांकि इन्होंने दूसरों की, इनके पिताजी ने बताया कि कृषि के माध्यम से दूसरों के खेत लेकर, ट्यूबवेल लेकर खेती की है, और उनके परिवार के और अपने पवन कुमार प्रजापति बेटे को RS बनाया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हालांकि अभी तक इनका ट्यूबवेल की कोई सुविधा नहीं है, और पूरे में आप आसपास देखें तो इस थार के मरुस्थल में, इस भीमडा इलाके में ट्यूबवेल हैं वो हैं, और हरा भरा माहौल है। हालांकि इनके नहीं है। आसपास देखें तो इस समय ये आपको नज़ारा देख पा रहे होंगे आप, ट्यूबवेल की व्यवस्था है। तो पवन कुमार प्रजापति ने जिस तरह से अपने संघर्ष की कहानी सुनाई, इसी तरह की आपकी भी संघर्ष की कहानी है, और इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, और आपसे भी लोग पूछ करने आएंगे, ज़रूर हम भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।